हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अब तक हमने पढ़ा है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और वो कैसे अलग है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, वो हम देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है और वो क्या काम कर रहा है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करके दे रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ हम एक्सटर्नली क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो, यानी ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो यहां हमने लिखा है द सेल इन विच प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसका नाम इलेक्ट्रोलाइटिक क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस, एक फिनोमेना हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस। उस इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमेना को जिस कंटेनर में या जिस डिवाइस में हम कैरिड आउट करते हैं या जो प्रोसेस होता है उसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, उस प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोलाइसिस, उसी से हमने सेल का नाम दे दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होता है इसमें, तो यहां पे लिखा है इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग सब्सटेंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। लाइसिस और इलेक्ट्रो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट और लाइसिस का मतलब क्या है यहाँ पर, ब्रेकिंग। तो इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड करके किसी भी सब्सटेंस को जो ब्रेक कर रहे हैं उसी फिनोमेना को हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहां पर क्या ब्रेक कर रहे हैं हम, तो यहां पर जो भी हमारे पास कंपोनेंट होगा या जो भी सब्सटेंस होगा, जनरली हमारे पास क्या होता है, सॉल्ट होता है, जैसे हमने NaCl KCl जो भी लो सॉल्ट हो, तो वो सॉल्ट क्या होता है, आयोनाइज होता है। और आयोनाइज हो रहा है कैसे, अपने आप नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट हम एक्सटर्नली वहां से प्रोवाइड कर रहे हैं तब। ठीक है, तो वही लिखा है इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग सब्सटेंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज इलेक्ट्रो का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट और लाइसिस का मतलब है ब्रेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, द सेल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो जैसे स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो वहां केमिकल टू इलेक्ट्रिकल हो रहा है और यहाँ इलेक्ट्रिकल टू केमिकल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इसमें, केमिकल रिएक्शन अकर्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, हेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने बोला था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन जो हो रहा है और कैथोड पे जो रिडक्शन हो रहा है वो अपने आप एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, और क्यों नहीं करना पड़ रहा है, तो ACS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो तो वो अपने आप ऑक्सीडाइज होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो तो वो अपने आप रिड्यूस होता है। तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे लिए एक स्पॉन्टेनियस सेल हुआ करता था जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जनरेट करते हैं। बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा है, यहाँ पर रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना, बाहर से एनर्जी हम देने पड़ रही, और वो एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। जब तक मैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करूंगा, जब तक वो एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, तब तक वो रिएक्शन अंदर आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही बाहर से मैं अगर एनर्जी देना प्रोवाइड कर दूंगा, सेल बंद कर दूंगा, बैटरी बंद कर दूंगा, करंट फ्लो होना बंद कर दूंगा, तो अंदर जो रिएक्शन होने लगी केमिकल वो भी अपने आप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो हम स्पॉन्टेनियस क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस मतलब या तो अपने आप हो या एक बार इनिशिएशन कर दे उसके बाद चलता रहे। तो ऐसा नहीं कि एक बार मैंने बैटरी ऑन करी, प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, फिर बैटरी बंद कर दो तो अपना आप चलते रहेगा, नहीं। जब तक बैटरी ऑन रहेगी, जब तक उसमें करंट फ्लो करेगा, तब तक वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, अदरवाइज होगा नहीं। इसलिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, जबकि हमने बोला था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो पैरेलल ये मैं डिफरेंस बताते चल रहा हूं और आगे भी कुछ डिफरेंस मैंने लिखे अलग से, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब वन बाय वन करके पहले तो ये सारे पॉइंट आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम कैसे करता है और ये प्रोसेस होता कैसे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले एक एक पॉइंट।
चलिए अब आगे बढ़ते हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे। तो यहाँ पर आप देखोगे ब्लैक कलर की आउटलाइन दिखेगा, एक ही कंटेनर है यहाँ पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम दो कंटेनर बनाते थे, एक लेफ्ट में एक राइट में। लेफ्ट वाले पे हम ऑक्सीडेशन बोलते थे, एनोड होता था, राइट वाले में रिडक्शन होता था जिसे हम कैथोड बोलते थे। यहाँ पर एक ही कंटेनर, पहला डिफरेंस तो वहाँ दो अलग अलग कंटेनर होते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही कंटेनर होता है। हाँ, यहाँ पर भी दो रॉड हमने इलेक्ट्रोड इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है। इसको हमने क्या करा, एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करा, तो ये पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है, फिजिक्स में पढ़ते ही है, ठीक है। तो पॉजिटिव से कनेक्ट करा तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन गई। इस बैटरी से इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर ये येलो कलर का जो मैंने डॉटेड बनाया, मार्क करा है, ये कोई ना कोई क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट होगा या कोई सॉल्ट होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या करा, NaCl, सोडियम जो क्लोराइड है, फ्यूज्ड NaCl सॉल्यूशन लिया। फ्यूज्ड NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो NaCl सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड स्टेट में आप पढ़ोगे, हमारे 12th क्लास का टॉपिक है सॉलिड स्टेट, उसमें आप NaCl के स्ट्रक्चर देखोगे तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उसको फ्यूज्ड मतलब हमने उसको एक तरीके से क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कर दिया कन्वर्ट, फ्यूजन कर दिया, तो फ्यूज्ड हो गया, मेल्टेड फॉर्म में। पानी मिक्स नहीं है इसके अंदर, अभी सिर्फ सॉलिड NaCl था, उसको मैंने क्या करा, सिर्फ मेल्ट कर दिया और उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, पानी वानी नहीं डाला इसके अंदर, ठीक है। तो फ्यूज्ड NaCl सॉल्यूशन है। ये जो दो इलेक्ट्रोड लिए ना, दोनों की खास बात क्या है, ये भी प्लेटिनम की बनी हुई है और ये भी प्लेटिनम की बनी हुई है। जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होती है ना, वो क्या उससे होती है, इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाती है। इनर्ट का मतलब क्या होती है, जो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगी, ना ही खुद क्या होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है। इनको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। और तो दोनों ही प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है और दोनों ही कैसे, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब क्योंकि एनोड और कैथोड कैसे लिखा है उसकी बात हम करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है एनोड कैथोड वाला। अब इसमें क्या है, जो NaCl है, या सिर्फ Na प्लस कैटाइन मिलेंगे या फिर Cl माइनस कैटाइन मिलेंगे, वो तो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में। अब जब मैं यहाँ से मैंने क्या करा, इसको करंट पास करा, करंट पास करा तो क्या हुआ, यहाँ पर करंट पास करने पे हमारे पास ये है Cl माइनस आयन और ये है Na प्लस आयन। अब क्योंकि बैटरी से जब कनेक्ट करा इन इलेक्ट्रोड को, दिन पे कुछ ना कुछ चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करा तो ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगी, इसको नेगेटिव टर्मिनल से करा तो ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगी। जब ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है तो आप बताइए दोनों आयन में से इसके पास कौन जाएगा, पॉजिटिव के पास अपोजिट आयन ही जाएगा, कौन जाएगा, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन कौन है यहाँ पर, Cl माइनस। तो ये पॉजिटिव अपने आप नहीं बनी, ये बैटरी से कनेक्ट करने पे बनी है। बाहर से हम एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे, करंट के फॉर्म में बैटरी से हमने जब करा तो ये पॉजिटिव है, तो इसके पास ये नेगेटिव आयन जाएगा इसके पास। इसका बिल्कुल उल्टा यहाँ पर, ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा यहाँ पर क्या है, ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा यहाँ पर Na प्लस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रोड पे चार्ज क्या, नेगेटिव। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा इसकी तरफ, सही है। तो रेस्पेक्टिव एनायन और कैटायन उन इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे जिनको उनका अपोजिट चार्ज होगा। अब वहां पर इन आयन पे मूव करने पे होगा क्या, Cl माइनस जब इसके पास जाएगा और Na प्लस इसके पास जाएगा, तो फिर देखना यहां पर क्या हो रहा है, चलिए। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि एनोड जो है हमारे पास, ठीक है, हमने बोला एनोड, इसको नाम कैसे दिया वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने फिलहाल के लिए ऐसे लिखा है कि जो एनोड होता है वो एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ये तो फिक्स है। अब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। अब एनोड क्योंकि यहाँ इस केस में, ठीक है, एनोड के ऊपर यहाँ इस केस में हमने क्या बोला है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इस केस में। कैसे, क्योंकि बैटरीज के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट करा, तो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव आयन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा एनोड के पास कौन जाएगा, एनायन जाएगा। अब एनोड क्यों बोला, क्योंकि जब एनायन इसके पास जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो क्लोरीन, दो क्लोरीन माइनस आयन क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर क्या है, -1, और इधर क्या है, सॉरी इधर क्या है, 0, ठीक है। तो -1 से 0 नंबर लाइन से आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखना, हमने बोला कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो एनोड पे, अब इसको एनोड क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया इसको, ये क्या है, एनोड है, ठीक है। इसी तरीके से
ये जो इलेक्ट्रोड को अगर मैं कैथोड बोल रहा हूं तो यहां पर क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। रिडक्शन किसका होना चाहिए, Na+ का। तो देखें यहां पे मैंने लिखा कैथोड, कैथोड पे क्या होना चाहिए, रिडक्शन, और कैथोड पे कौन आएगा, कैटायन। कैटायन आया Na+, 2 Na+, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे वो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, और सॉल्यूशन के अंदर ही वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे और सोडियम सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से देख सकते हैं प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो प्लस से 0 मतलब कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, तो यहां पर ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो कैथोड पे अपने आप रिडक्शन हो रहा है ना। तो मैंने उसको एनोड कैथोड अभी नहीं बोला है, मैंने तो सिर्फ इतना, यहां से आप ऐसे समझ सकते हो इनिशियली कि मुझे नहीं पता था एनोड है कैथोड है। मैंने तो क्या बोला कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उसके बाद नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा तो यहां पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और तो गेन नहीं कर सकता, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्लोरीन गैस के फॉर्म में यहां से इस इलेक्ट्रोड पे निकलेगा। तो उसमें यहां पर अपने आप क्लोराइड आयन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे जो Na+ था वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास गया तो जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे तो वो गेन करके और यहाँ पर क्या हो गया, सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पे अपने आप क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस पे अपना आप ऑक्सीडेशन हो रहा था तो मैंने इसको नाम एनोड दे दिया, इस पे अपना आप रिडक्शन हो रहा था तो इसको अपना आप मैंने नाम क्या दे दिया, कैथोड दे दिया। हालांकि दोनों ही इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है वो प्लेटिनम का बना हुआ है, एक कोई अलग अलग मेटल का नहीं बना हुआ है। लेकिन आप उस हमने बोला था एनोड और कैथोड हमेशा कैसे डिसाइड करते हैं, प्रोसेस और फिनोमेना के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड पे एनायन आएगा, किस केस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। कैथोड पे कैटायन आएगा, कब, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। दोनों रिएक्शन को चाहो तो आप ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है अभी लिखा नहीं है, आगे हम अलग अलग केसेस लेंगे तब लिख देंगे। एक बेसिक सा मैंने आइडिया आपको दिया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, ठीक है। तो पहले तो आप वीडियो पॉज करके ये जो सेल बना रखा है, ठीक है, इसको ड्रॉ कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये पॉइंट्स देखते वन बाय वन, ठीक है, फिर बाद में एक साथ आप नोट कर लेना। पहला एक पॉइंट तो यहाँ लिखा है कि आउटर सर्किट इज कंप्लीटेड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंटरनल सर्किट इज कंप्लीटेड बाय फ्लो ऑफ आयंस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आउटर सर्किट, जो ये आउटर सर्किट है बैटरी से कनेक्टेड है, ये जो वायर है ये तो इलेक्ट्रॉन, हमें पता है यहाँ पे नेगेटिव से इस साइड तो कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, और उस साइड में इसके अपोजिट कौन जाएगा, करंट फ्लो होगा। तो बाहर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है उसमें कौन फ्लो कर रहा है, आयंस फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पूरा एक तरीके से इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाता है, बाहर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और अंदर कौन, आयंस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो वही ये पॉइंट लिखा हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो नोट के फॉर्म में लिखे हुए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों को मैंने पैरेलल लिखा है और कंपेयर करा है। ठीक है, अब एनोड की अगर मैं बात करूं तो एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव हुआ करता था। ठीक है, एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव हुआ करता था, जबकि अभी देखा हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड अपना आप क्या आया, पॉजिटिव आया। इसी तरीके से कैथोड हम देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव होता है। तो मैंने जैसे पहले भी बोल चुका हूं कि एनोड और कैथोड, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव से हम डिसाइड नहीं करते, एनोड और कैथोड हम प्रोसेस से डिसाइड करते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड और रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड। हाँ, साइन जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप आ जाएगा। जैसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने क्या करा, बैटरी से कनेक्ट करा तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव से करा तो नेगेटिव हो गया। यहाँ पर कैसे करते थे, यहाँ पर हम देखते थे कि एनोड पे क्या ऑक्सीडेशन अपना आप होता था तो अपना आप इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने लगते थे एनोड पे, तो अपना आप नेगेटिव होता, तो दूसरे साइड अपना आप इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो पॉजिटिव हो जाता। तो इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव इन पे आता है, तो रीजन मैंने बता दिया। हाँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे ध्यान से तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, आप पीछे अपने नोट्स के अंदर चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी एनोड टू कैथोड ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, ये चीज इनमें कॉमन है। और डिफरेंस आप लिखना चाहो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए दो अलग अलग कंटेनर चाहिए होते हैं हमें, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस अलग अलग कंटेनर में होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक ही कंटेनर में दोनों प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस अगर चाहो तो लिखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा एक स्पॉन्टेनियस सेल होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा कैसा होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होता है।
ठीक है, तो 2-3 डिफरेंस मैंने बता दिए, चाहो तो पैरेलली आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो तो इसको कॉपी कर ले। अब कुछ हम बात करने वाले हैं, ये तो इन जनरल प्रोसेस, ठीक है। चलो ऊपर से कॉपी कर ले रिएक्शन से। इस पे भी चाहो तो आप ठीक है, इसको फर्दर आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि मैं बोल रहा हूँ इनिशियली जो मेरे पास सॉल्ट था, ठीक है, इनिशियली जो मेरे पास सॉल्ट था कौन सा, NaCl। तो NaCl जो मेरे पास सॉल्ट था, फ्यूज्ड NaCl सॉल्ट, वो क्या होगा, आयोनाइज तो होगा ही, ब्रेक तो होगा ही Na+ और किसके अंदर, Cl- के अंदर। अल्टीमेटली मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 2 आयन है, एक कैटायन एक एनायन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हाँ, अब उसमें से पॉजिटिव का जाएगा नेगेटिव का जाएगा, तो सिंपल से इतना ध्यान रखना है, ए से ए एनोड पे हमेशा क्या जाएगा, किसके लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, एनोड पे हमेशा क्या जाएगा, एनायन जाएगा, और इसी तरीके से कैथोड पे हमेशा क्या जाएगा, कैथोड पे हमेशा कैटायन जाएगा। ठीक है, एनोड पे एनायन जाएगा और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैटायन पे, कैथोड पे कैटायन जाएगा और कैटायन का हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, चलिए तो इसको कॉपी कर ले आप वीडियो पॉज करके। चलिए अब बढ़ते आगे। यहाँ लिखा है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब 2 चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मतलब इस टॉपिक के अंदर, एक तो पढ़ने हम क्वालिटेटिव और एक पढ़ने वाले हम क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम ये बात करने वाले हैं कि एनोड पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, या कौन सा आयन आने वाला है, या कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, क्या आयन आने वाला है, पीएच में क्या कम होगा बढ़ेगा, सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा, ओवरऑल क्या होगा। तो हम ओवरऑल क्या प्रोसेस हो रहा है उसमें बात करने वाले किसके अंदर, क्वालिटेटिव। दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है क्वांटिटी, अगर एनोड पे प्रोडक्ट बन रहा है तो कितना बन रहा है, इतना करंट फ्लो करा दूंगा तो कितना ही बनेगा, इतना रिड्यूस होने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए होगा, कितना करंट चाहिए होगा, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, वो सब किसके अंदर पढ़ने वाले हम, क्वांटिटेटिव के अंदर, जिसमें हम फैराडेज लॉ वगैरह पढ़ेंगे इसके आगे यानी। ठीक है, तो पहले हम बात करने वाले क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट लिखे जो आपको याद होने चाहिए, समझा मैं दे रहा हूँ। ये पॉइंट हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर यूज होंगे, तो कुछ कॉमन यहाँ पर पॉइंट्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखें यहाँ पे, तो लिखा है टू डिटरमाइन क्वालिटी और नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स formed at anode and cathode during electrolysis as well as to analyze reaction taking place at anode and cathode। तो इसमें हम देखने के आने वाले कि क्वालिटी या नेचर मतलब कौन, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी पिछले एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही थी और कैथोड पे क्या हो रहा था, सॉलिड सोडियम का सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा था। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है। ये तो अभी एक ही आयन, अगर एक से ज़्यादा आयन होंगे तो कैसे करेंगे, वो सब चीज़ हम देखेंगे। तो ये चीज़ हमें इस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या बनेगा एनोड या कैथोड पे, ठीक है, और किस तरीके से वो रिएक्शन हो रही होगी, कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए कौन सी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, वो सब चीज़ इसमें देखने वाले। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है टू डिटरमाइन क्वालिटी और नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स formed at anode and cathode during electrolysis as well as to analyze reaction taking place at anode and cathode। तो जैसे अभी मैंने रिएक्शन भी लिखी थी और ये भी बताया था कि एनोड पे कौन बन रहा है, कैथोड पे कौन बन रहा है, क्या रिएक्शन होगी। ठीक है, वो सब इसमें क्वालिटेटिव में हम चेक करने वाले। फिर देखें नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ऑलवेज कंसिडर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स एट बोथ एनोड एंड कैथोड लाइक प्लेटिनम until unless it is mentioned in the problem। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बाय डिफॉल्ट, ठीक है, रूल्स बता रहा हूं एक तरीके से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। अभी जैसे मैंने वहां लिख दिया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड और कैथोड दोनों किसके बने हुए, प्लेटिनम के। प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है जो ना खुद ऑक्सीडाइज होता है ना खुद ही क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो अगर हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कुछ मेंशन नहीं कर रखा है किसी इलेक्ट्रोड के बारे में, अगर किसी इलेक्ट्रोड के बारे में हमें कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, तब
तब हम क्या करेंगे बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेंगे कि वो इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के बने हुए, एनोड भी और कैथोड भी, लेकिन किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड और कैथोड अलग अलग एलिमेंट के, अलग अलग मेटल के, अलग अलग इलेक्ट्रोड होते, ठीक है, सेम नहीं होते। बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर कुछ मेंशन नहीं कर रहा है तो हम बाय डिफॉल्ट इसको कैसे मान के चलेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। हाँ, अगर इन प्लेटिनम के अलावा कोई दूसरा इलेक्ट्रोड होता, प्लेटिनम के अलावा कोई दूसरा उसको इलेक्ट्रोड होगा तो वो मेंशन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर सिल्वर का उसे कोई इलेक्ट्रोड रखना है, मरकरी का रखना है, जो भी है, ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल भी हम देखेंगे जो हमारे सिलेबस में, तो अगर होगा तो वो मेंशन करके रखेगा। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे, वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, मतलब प्लेटिनम के दोनों बने हुए एनोड और कैथोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट इन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो दो चीजें, एनोड पे भी एक रिएक्शन होगी, कैथोड पे भी रिएक्शन होगी। एनोड पे हमें पता ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन हो रही होगी, कैथोड पे क्या हो रही होगी, रिडक्शन वाली रिएक्शन हो रही होगी। बट जब हम स्टडी करेंगे इनको, सेल को एक एक करके, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के सेल को, तो हम कौन सी रिएक्शन को पहले प्रीफर करें या किसको स्टडी करें, तो हमेशा ध्यान रखना, रूल बना लो, ये रूल लिखा हुआ या पॉइंट लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है कि एनोड की रिएक्शन को पहले हम एनालाइज करेंगे, पहले उसको अंडरस्टैंड करेंगे, एनोड पे जो भी रिएक्शन हो रही होगी उसके बाद हम कैथोड पे जाएंगे। तो ऐसा नहीं मैं पहले एनोड लिख रहा हूं तो आपको भी एनोड लिखना है इसलिए बाद में कि सर पहले कैथोड लिख लूं, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एनोड पे जो रिएक्शन होगी उसका इंपैक्ट कैथोड पे कौन सा आयन होगा या नहीं होगा, कौन जाएगा नहीं जाएगा, कौन रिड्यूस होगा नहीं होगा, वो इंपैक्ट एनोड से पड़ेगा कुछ केसेस में। इसलिए इसको दिमाग में बिठा लो और इस पॉइंट को याद रखना कि जब भी आप सेल रिएक्शन लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, एनोड और कैथोड के लिए, तो पहले एनोड की रिएक्शन लिखे, उससे आपको पता लग जाएगा कोई चेंज तो नहीं आएगा कैथोड पे। तो हमेशा पहले रिएक्शन किसकी लिखेंगे, आप एनोड की लिखेंगे, और उससे आप देखेंगे कोई एक्स्ट्रा आयन या कुछ भी वहाँ से कुछ जनरेट तो नहीं हो रहा है। इसका इंपैक्ट क्या है, इस पॉइंट को मैं रिलेट, हर एक पॉइंट को मैं रिलेट करते हुए आगे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, ठीक है, आने वाली क्लासेस में आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, इफ इट इज गिवन दैट एनोड इज मेड ऑफ एनी मेटल अदर देन इनर्ट मेटल लाइक प्लेटिनम, देन एनोड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ इररेस्पेक्टिव ऑफ द अदर एनाइंस। हमने बोला अभी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो उसका खुद का तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उस पर कोई ना कोई हमारे पास एनोड पे कौन कौन आएगा, एनायन आएगा, और उस एनायन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बट अभी जैसा मैंने बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं है तो हम हमेशा प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड मानेंगे। उसके बाद इससे ऊपर वाला पॉइंट मैंने जस्ट ये बताया था कि एनोड की रिएक्शन को पहले एनालाइज करेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर मेंशन कर दिया कि एनोड किसी मेटल की बनी हुई है, फॉर एग्जांपल कॉपर की, सिल्वर की, जिंक की, मैग्नीज की, क्रोमियम की, किसी भी मेटल की बनी हुई हो, तो वो जो एनोड जिस भी मेटल की बनी हुई हो, अब एनोड पे हम बोल रहे कि एनायन आता है और उस एनायन का ऑक्सीडेशन होता नहीं। अगर वो एनोड खुद मेटल की बनी हुई है तो वो इररेस्पेक्टिव, कोई सा भी आयन आ जाए, कोई सा भी एनायन उसके पास आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले अगर एनोड मेटल की बनी हुई तो एनोड खुद क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड का ऑक्सीडेशन होता था। आ रही बात समझ में? इसलिए हम जनरली हम चाहते हैं कि आयन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो, इसलिए हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेटल उस इलेक्ट्रोड का ही ऑक्सीडेशन हो जाए या एनोड का ही ऑक्सीडेशन हो जाए, तो आप किसी ना किसी मेटल की ले ले जो इनर्ट नहीं हो। तो ये पॉइंट वही बता रखा है, इस पॉइंट में ये बोला है कि अगर एनोड किसी मेटल की बनी हुई है तो एनोड का ही हमेशा, उस मेटल के एनोड का ही हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ आयंस या एनायंस जो उसके सामने है, जो उसके पास आके क्या होना चाहते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हम समझेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है और इंपॉर्टेंट भी, ध्यान से समझना, इफ इन अ सॉल्यूशन 2 और मोर कैटायंस, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और उसमें 2 या 2 से ज्यादा कैटायन है, जैसे अभी मैंने बोला अभी यहां पर हमारे पास NaCl में सिर्फ एक ही कैटायन था Na+, अगर मैं उसमें पानी भी मिक्स कर देता तो मुझे पानी से क्या मिलता, H+ और OH- भी मिलता, मतलब 2 कैटायन हो गए, H+ और Na+। अब एनोड पे मैं बात करूं कि कैटायन कहां जाएगा, कैथोड पे, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो मुझे ये देखना है कि रिडक्शन किसका होगा, Na+ का होगा या H+ का होगा।
भाई जब तक एक आयन था तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, एक आयन है तो एक आयन का ही होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो। लेकिन जब दो आयन आ गए, दो कैटायन आ गए, तो अब किसका रिडक्शन करें? तो उसके लिए पॉइंट लिखा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और समझना। इफ इन अ सॉल्यूशन 2 और मोर कैटायन दैट इज पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट, then cation having higher reduction potential will reduce first at cathode, that is cation having lower position in electrochemical series will reduce first। देखो अभी तक सब चीजें जो हम पढ़ रहे थे बिल्कुल ठीक है, सिस्टमेटिक चल रही है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से पहले मैं इसलिए पढ़ाता हूं ताकि मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको काम आएगी, सीरीज याद होगी तभी आगे आप क्वेश्चंस कर पाओगे, चीजें सॉल्व कर पाओगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या बात करा था, मैंने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखाई है उसमें सबसे ऊपर एलिमेंट वो लिखा है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, और नीचे जैसे जाते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, क्योंकि दोनों कैसे होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होते हैं लेकिन साइन चेंज होता है। अब कैटायन, यहां अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन, और कैटायन का क्या होगा, रिडक्शन। तो अब रिडक्शन कौन से आयन का, अगर मैं कहता हूं दो, Na+ है, H+ है, Cu+ है, या कितने भी ले लो, दो मतलब मिनिमम दो तो चाहिए, तभी तो कंपटीशन होगा, पहले कौन रिड्यूस होगा, तो एक होगा तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है Na+ में। जैसे अगर मैंने बोला Na+ और H+ दो कैटायन हो गए, तब अब हम सोचना पड़ेगा कि किसका रिडक्शन पहले होगा, पहले कौन जाएगा कैथोड के पास वो रिड्यूस होने के लिए। तो सिंपल सा लॉजिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। हमने बोला रिडक्शन अगर किसी का होना है तो एक ही चीज होनी चाहिए, क्या, उसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल। जिस भी कैटायन को आपको रिड्यूस करना है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो अगर दो एक है तब तो दिक्कत नहीं, दो आ गए तो दोनों में कंपेयर कर लो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तीन आ गए तो तीन में से कंपेयर कर लो, तीन में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, चार आ गए, पांच आ गए, कोई दिक्कत नहीं, पांचों में कंपेयर कर लो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अब कंपेयर कैसे करें रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमने याद करी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप बोलोगे सर कैटायन तो था ही नहीं, हुआ तो नॉर्मल एटम थे, लाइक सोडियम था, Na+ तो था ही नहीं, तो Na है तो उसको Na+ कंसिडर कर लेना, H2 लिखा है तो उसको H+ कंसिडर कर लेना, सिंपल सी चीज, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। तो अब आप कैसे देखेंगे कि Na+ और H+ है, तो मैं कह रहा हूं कि दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो मुझे पता है Na तो कम मिलता है, ऊपर मिलता है, उसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, उतनी नेगेटिव होगी, कम होगी। और जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे जाते हैं तो सिंपल सा अगर मैं बोल दूं नीचे जाने पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो रहा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल तो बढ़ रहा है ना। तो जब हम ECS में ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा होता है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे एलिमेंट होंगे वो पहले रिड्यूस होंगे, क्यों, क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अब मेरे को कंपेयर करना है किसको, Na को और H2 को। अब वैसे तो Na+ और H+ को कंपेयर करना था, लेकिन आप तो सिंपल से ध्यान रखें, जो भी कैटायन दे रखा है या जो भी एनायन दे रखा है उसका करस्पॉन्डिंग आप क्या ले ले, एटम या मॉलिक्यूल ले ले। तो Na का एटम क्या है, Na+ का एटम क्या है Na, और H+ का क्या है हमारे पास मॉलिक्यूल H2। तो मुझे पता है Na कहाँ है, ऊपर होता है, और H2 नीचे होता है। H2 नीचे तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो वो पहले क्या होगा, रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू Na+। आ रही बात समझ में? तो H+ का पहले रिडक्शन होगा, H+ पहले कैथोड पे मूव करेगा, वो पहले रिड्यूस होगा। जब पूरा H+ खत्म हो जाएगा ना, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसके बाद Na+ जाएगा और वो रिड्यूस होगा। ऐसे कोई तीसरा एटम कैटायन होता, उसका नंबर तीसरा होता, तो जब ये दोनों खत्म हो जाते तब वो तीसरा एलिमेंट या तीसरा कैटायन जाता और कैथोड पे क्या होता, रिड्यूस होता। आ रही बात समझ में? तो सिंपल सा रूल है इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या, वो यहाँ सब क्लियर आपको समझ में आ रही होगी। तो मैंने ये बोला है कि जब पॉजिटिव आयंस आ जाए दो या दो से ज्यादा, तो कैटायन हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल, सिंपल से बात है, सिंपल लॉजिक है। जैसे हम उसमें भी क्या पढ़ते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि एनोड किसका बना है, एनोड किसको बना है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, कैथोड किसको बना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन करे थे हमने। सेम कहानी वही है कि यहाँ पे रिडक्शन करना है तो किसका रिडक्शन करे, अब दो में कॉम्पिटिशन आ गया तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। सेम कहानी किसका ऑक्सीडेशन करे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। आ रही बात समझ में? तो वही लिखा है, then cation having higher reduction potential will reduce first on at cathode, that is cation having lower position in ECS will reduce first। तो ECS के अंदर जो नीचे होगा कैटायन या एलिमेंट वो पहले रिड्यूस होगा और उसके बाद उससे ऊपर वाला, उसके बाद उससे ऊपर वाला, इस तरीके से, ठीक है। और बिल्कुल एकदम सिमिलर ऐसा ही पॉइंट किसके लिए लिखा है हमने, एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, एनायन का। ध्यान से पढ़िएगा, इफ इन अ सॉल्यूशन
2 or more anion, that is negative ion present, then anion having higher oxidation potential will oxidize first at anode, that is anion having higher position in electrochemical series will oxidize first. ठीक है, चलिए क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब यही है कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड पे कौन आएंगे, एनाइंस आएंगे। एक अकेला एनाइन जैसे Cl- है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन Cl- और OH- दो हो गए, पानी भी डाल दिया मैंने, तो अब दो एनाइन में पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा, तो वो ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, वो ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। सिंपल सा रूल, ठीक है। बस आपको इतना से ध्यान रखना है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन जिसका भी हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अब कैसे हम कंपेयर करेंगे, तो ईसीएस में जो नीचे एलिमेंट जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, तो नीचे वाला पहले रिड्यूस होगा कैथोड पे, और इसका बिल्कुल उल्टा ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो हमें पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, तो जो ऊपर होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है क्या, कि कैटायन तो हमने बोल दिया आपने सर कि जैसे Na+ है तो Na+ के लिए आप सोडियम की पोजीशन देख लो, H+ के लिए H2 की पोजीशन देख लो, लेकिन एनायन के लिए कैसे देखें, सिंपल सी कहानी भाई। अब मैंने बोला कि Cl- आयन है, अब Cl- आयन कहाँ से मिलता है हमें, Cl- आयन के लिए आप क्या देखें, क्लोरीन गैस को देख ले, बस सिंपल सी बात। Br- के लिए ब्रोमीन गैस को देख ले, I- के लिए आयोडीन गैस को देख ले, F- के फ्लोरीन गैस को देख ले, सिंपल सा इस तरीके। तो अगर मैं हैलोजन में कंपेयर करूं तो सबसे नीचे फ्लोरीन होता है, फिर उसके बाद क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, सबसे ऊपर आयोडीन होता है। अगर चारों के एनाइन मेरे पास है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो उसमें सबसे पहले ऑक्सीडाइज कौन होगा, जो ईसीएस के अंदर ऊपर की तरफ होगा। और ऊपर की तरफ मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, जो मैंने ईसीएस का ऑर्डर लिखा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे पता है टॉप टू बॉटम जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है और बॉटम टू टॉप जाने पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है। तो मतलब जो ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा, तो I- सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा, उसके बाद Br- ब्रोमाइड आयन, उसके बाद क्लोराइड आयन और लास्ट में फ्लोराइड आयन। ये दो वे कॉमन। उसके अलावा कुछ आयन और आ जाते हैं जैसे OH- आयन। अब ये OH- आयन कहाँ से किससे देखे सर, O2 से देखे, किससे देखे, तो इसके लिए क्योंकि एनायन हमारे पास कैटायन तो बहुत सारे हो सकते हैं तो उसके लिए ईसीएस से आपको मिल जाएंगे, लेकिन एनायन हमारे पास लिमिटेड ही है, तो लिमिटेड है उनको भी जो ऑर्डर मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ही मैंने क्या करे, अरेंज करे। उसके अलावा जैसे OH- आयन मिल गया आपको एक्स्ट्रा, उसको कहाँ रखना पोजीशन, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो इतना सा एनायन में 4-5 ही एनायन है, तो उन 4-5 एनायन का ऑर्डर डायरेक्ट याद कर ले तो ज़्यादा बेटर है, और कैटायन के लिए पूरी ईसीएस आपको याद है तो उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या ऑर्डर है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑर्डर ऑफ एनायन, जैसे 4 तो मैं बता ही चुका हूं, I-, Br-, Cl- और एक F- होता है। F- मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि F- तो कभी भी क्या होगा, ऑक्सीडाइज होना ही नहीं चाहेगा, आपको पता है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो ऑक्सीडाइज होना पॉसिबल ही नहीं। तो I-, Br-, Cl- ये 3 तो ठीक है। अब OH- का कंफ्यूजन हो रहा था तो OH- इसके बाद आएगा। उसके बाद लिखने में मैंने ये 2 एनायन लिख तो दिए, लेकिन इनका कोई सेंस है नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे ना, ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, और यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका ऑक्सीडेशन करना है। नाइट्रोजन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, नाइट्रोजन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे +5 पे, फर्दर यहां से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं। नाइट्रेट आयन अगर आ जाएगा तो फर्दर वो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं। इसी तरीके से इसमें देखोगे तो सल्फर अपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फेट में, तो ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर, फर्दर इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं बोलता हूं कि नाइट्रेट या सल्फेट के साथ इनमें से कोई भी आयन आ जाए तो सोचना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है कि नाइट्रेट और सल्फेट तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकते। अब वो आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इन दोनों में भी आ जाए तो दोनों ही दे रखे तो पॉसिबल ही नहीं, दोनों ही ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, सीधी सी बात। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना तो चाहिए। अब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कहाँ से फर्दर ऑक्सीडाइज, तो इन दोनों का तो काम हुआ खत्म। तो अल्टीमेटली आपको तो याद कितने रखने, 4 ही एनायन रखने, और 4 में से मैंने 3 तो वैसे बता दिए कि आयोडीन सबसे ऊपर होता है हैलोजन में, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और बस OH- का कन्फ्यूजन था उसको लास्ट में लगा दो। 4 एनायन ध्यान रखने, इससे सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं आपको ट्राई कराता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, इस आज की क्लास में, और बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन इससे रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी बाकी पॉइंट्स है, ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम देखेंगे और कैसे वो
एनोड होने से या कैथोड होने से या मेटल का होने से या इलेक्ट्रोड इनर्ट होने से क्या क्या फर्क पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन डाइल्यूट ले लूँ या कंसंट्रेटेड ले लूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखें। अभी बेसिक क्वेश्चन कैसे है वो एक बार हम देख लेते हैं इसमें। तो पहले आप वीडियो पॉज करें और ये सारे पॉइंट्स कॉपी कर ले वन बाय वन। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर। क्वेश्चन लिखा है, डिटरमाइन प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड एंड इफेक्ट ऑन पीएच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग सिंगल सिंगल क्वेश्चन थे तो मैंने बहुत सारे एक साथ ही लिख दिए टेबल के फॉर्म में। ठीक है, चाहो तो आप भी टेबल के फॉर्म में बना सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे सॉलिड NaCl दे दिया, मतलब जो भी कंपाउंड दे दिया, इस कंपाउंड के थ्रू जो भी हमें दिया है उससे हमने क्या करा, दो इनर्ट इलेक्ट्रोड डाली हमने, प्लेटिनम के एनोड और कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिव से टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, उसमें एक कंपाउंड डाल दिया और करंट फ्लो कराया। तो हमें बताना है कि कैथोड पे क्या कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा और उस सॉल्यूशन के पीएच पे ओवरऑल क्या इंपैक्ट आएगा, इफेक्ट आएगा, ये हमें बताना। बढ़ेगा, कम हो गया, सेम रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब वन बाय वन हम देख लेते इसको। ठीक है, तो पहले ध्यान से देख लेना क्या आपको गिवन दे रखा है। सबसे पहले जैसे मैंने बोलूँ तो यहाँ पे फर्स्ट लिख रखा है सॉलिड NaCl। जो मैंने एग्जांपल लिया था ना वो लिया था फ्यूज्ड NaCl का स्टार्टिंग में। फ्यूज्ड NaCl का मतलब है मेल्टेड फॉर्म में था Na+ और Cl-। अब सॉलिड NaCl है तो Na जब सॉलिड में है तो कोई Na+ और Cl- थोड़ी निकल जाएगा। तो जब Na+ और Cl- सॉलिड फॉर्म में आयोनाइज होगा ही नहीं तो मुझे कोई आयंस तो मिलेंगे ही नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग कोई आयंस नहीं मिलेंगे। कोई आयंस जब मिलेंगे ही नहीं तो ना तो कोई कैटाइन मिलेगा ना कोई एनाइन मिलेगा, और कैटाइन और एनाइन नहीं मिलेगा तो हमें यहाँ पर कोई, ठीक है, एनोड पे भी कोई प्रोडक्ट में मिलेगा और कैथोड पे भी कोई प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ पर कोई पीएच में चेंज की तो बात ही खत्म हो गई। तो ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जो हम कई बार इग्नोर कर देते, तो वहाँ से, ठीक है, वहाँ से ऐसे नहीं बस NaCl देखा और आपने आंसर लिख दिया, किस फॉर्म में किस स्टेट में दे रखा वो जरूर देखे। तो तीनों लिखा मैंने, सॉलिड NaCl, फिर लिखा मैंने फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड मतलब मेल्टेड फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पर मुझे दो आयन मिलेंगे, एक तो Na+ मिलेगा और एक मुझे क्या मिलेगा, Cl- मिलेगा। कैथोड पे क्या होगा, कौन जाएगा, कैटाइन जाएगा। कैटाइन कौन है, Na+, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, Na+ रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, Na सॉलिड बना लेगा। एनोड पे कौन जाएगा, एनाइन जाएगा। एनाइन मेरे पास एक ही है तो एनाइन अभी ये तो हमने देख लिया, क्लोरीन गैस के फॉर्म में जाएगा। क्या पीएच में कोई चेंज आएगा, पीएच का चेंज का मतलब क्या होता है, पीएच क्या होता है, -log of H+। तो आइदर उस सॉल्यूशन में H+ बढ़ रहा हो या H+ कम हो रहा हो, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ OH- बढ़ रहा हो या OH- कम हो रहा है, तो वहां से मैं बोल सकता हूँ उसमें पीएच में कोई चेंज आ रहा है। तो यहाँ कोई ना तो H+ बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, ना OH- बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो पीएच में यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। सही है। थर्ड एग्जांपल देखिए, एक्वस NaCl, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। एक्वस का मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, वाटर हो गया, मतलब NaCl में हमने पानी भी ऐड करा है। तो यहाँ पर हमारे पास Na+ और Cl- तो था ही,
और पानी की वजह से उसमें H+ और कौन OH- आयन भी आपको मिल गया है। तो 4 आयन टोटल हो गए और 4 में से देखोगे तो 2 तो हमारे पास क्या हो गए, 2 तो हमारे पास कैटायन हो गए और 2 हमारे पास कौन हो गए, 2 हमारे पास एनायन हो गए। अब हमें यहाँ पर कंपटीशन आ जाएगा, कंपैरिजन आ जाएगा कि कौन सा कैटायन जाएगा और कौन सा एनायन जाएगा। तो पहले बात करते हैं हम कैथोड पे। कैथोड पे कौन जाता है, कैटायन जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। कैटायन कौन कौन से मेरे पास, एक Na+ है और एक H+ है। अब कैटायन जाएगा, कैटायन का वहाँ पर कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, और कैथोड पे रिडक्शन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल हमें देखना है किसका ज़्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल उसका ज़्यादा होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की साइड होगा, क्योंकि हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। तो Na सोडियम और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो हमें या H+, ये भी ध्यान रखना कौन सा आयन किस फॉर्म में लिबरेट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। तो H+ जैसे Cl- Cl2 गैस के फॉर्म में बनता है, ऐसे H+ जब रिड्यूस होगा तो कहाँ जाएगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। जीरो मतलब हाइड्रोजन एटम नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जो उसका जैसे क्लोरीन एटम नहीं जा रहा, क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में जा रहा है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल ही नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल करेगा, तो H+ नहीं जाएगा यहाँ पे, कौन जाएगा, H+ से रिड्यूस होके H2 गैस के फॉर्म में ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी सिमिलरली एनोड पे कौन जाएगा, एनायन जाएगा। एनायन कौन है, एक तो क्लोराइड आयन और एक OH- आयन। अब आपको कंपेयर करना है Cl- और OH- में। तो Cl- और OH- में से हमें पता है दोनों एनायन है, और एनायन कहाँ जाएंगे, एनोड पे, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। तो अभी जैसे हमने बोला था, ये जो 4 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, तो मैंने बताया था इन 4 को ही ध्यान रखने से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसमें अगर मैं कंपेयर करूँ क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में, तो क्लोराइड का क्या होगा, क्लोराइड का क्या होगा आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। क्लोराइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हमें कौन सी गैस मिल जाएगी, अगेन क्लोरीन गैस मिल जाएगी। तो एनोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिलेगी। अब मुझे देखना है कि अब पीएच में कोई चेंज आएगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर H+ और OH- दोनों है, बट OH- में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन H+ आयन कम हो गए। क्यों कम हो गए, क्योंकि H+ आयन हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होके निकल गए या लिबरेट हो गए। तो H+ आयन कम होगा, तो ऑब्वियस ही बात है पीएच क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, सॉल्यूशन बेसिक की तरफ जाता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे जो पीएच है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब बेसिक होने लगेगा। क्योंकि हमें सिर्फ पीएच की इफेक्ट पूछा, पीएच कम होगा, तो पीएच बढ़ने का मतलब या तो OH- बढ़ जाए या H+ कम हो जाए। तो H+ यहाँ पर कम हो रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से 1 by 1 अब देख सकते हो, NaCl के 3 केस मैंने बना दिए, सॉलिड, फ्यूज्ड और एक्वस। ऐसे अलग अलग सॉल्ट होंगे, जनरली एक्वस फॉर्म में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको 1 by 1 इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब चाहो तो आप वीडियो पॉज करके और रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन दिख रहा है आपको उसको सॉल्व कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए मैं लिखते चलता हूँ, बाकी जिन लोगों को समझ में आ गया खुद से कर ले, और नहीं तो अदरवाइज चेक कर ले। एक्वस कॉपर सल्फेट, फिर से कॉपर सल्फेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, कॉपर +2 आयन है, सल्फेट -2 आयन है, और एक्वस का मतलब क्या हो गया, H+ आयन है, और कौन है, एक OH- आयन है। सही है, 4 हमारे पास आयन है, 2 कैटायन 2 एनायन। यहाँ पे कैथोड लिखा है, तो कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन। अब फिर से 2 कैटायन है, एक तो H+ है और एक कॉपर +2 है। H+ और कॉपर +2 में से देखें कि किसका कौन कैटायन जाएगा। कैटायन वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हुआ। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, जो ECS में नीचे की तरफ मिलेगा। और नीचे ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन की भी नीचे कौन आता है, कॉपर आता है। हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है, कॉपर आता है। यहाँ पर रिड्यूस कौन होगा, इस बार कॉपर होगा, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। तो कॉपर सॉलिड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर एनायन में अगर कंपेयर करना है तो सल्फेट और OH-, 2 एनायन है। एनायन का जाएगा एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो मैंने बोला जब सल्फेट और नाइट्रेट दिख जाए ना तो उनको तो इग्नोर ही कर देना, उनका कोई लेना देना ही नहीं। तो ये खत्म हुआ, तो एक ही एनायन बचा कौन, OH-। OH- का क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। एनायन का एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। और ध्यान रखना OH- के जब ऑक्सीडेशन होता है ना तो O2 गैस के फॉर्म में निकलता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी रिएक्शन क्या होती है मैं आगे आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा।
ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखें। जैसे H प्लस H2 गैस के फॉर्म में रिड्यूस होता है, ऐसे OH माइनस जब ऑक्सीडेशन होना होगा तो देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2, और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो कितनी है 0, तो -2 से 0 ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो O2 गैस के फॉर्म में निकलेगा। pH के इफेक्ट अगर हम बात करें तो H प्लस तो अभी भी उतने ही है, लेकिन OH माइनस यहाँ पर क्या हो गए, कम हो गए। OH माइनस कम हो गए मतलब क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है तो pH क्या होगा, कम होगा। आ रही बात समझ, तो जरूर नहीं हर बार H प्लस से चेक करो, दोनों से आपको चेक करना है। तो H प्लस तो उतने ही है लेकिन OH माइनस कम हो गए, OH माइनस कम हो गए तो एक तरीके से क्या बोल सकता हूँ, उसके रेस्ट में H प्लस अपना आप बढ़ गए तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। और सॉल्यूशन जब एसिडिक होता है तो pH क्या होता है, 7 से कम होगा जनरल 25 डिग्री पे, तो वो pH डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर pH डिक्रीज होगा, सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट देख सकते हैं आप, एक्वस AgCl। AgCl का मतलब क्या है, Ag प्लस आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा, और एक्वस का मतलब H प्लस आ गया, और कौन आ गया, OH माइनस आ गया। कैथोड पे कौन जाएगा, कैटाइन। कैटाइन दो है मेरे पास इस बार, Ag प्लस और H प्लस। Ag प्लस और H प्लस में बस आपको देखना है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल आप चेक करोगे ECS में तो H प्लस से भी नीचे आपको क्या मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, ठीक है। सिल्वर तो कॉपर के भी नीचे मिलेगा आपको जाके, तो सिल्वर का रिडक्शन होगा यहाँ पे, तो Ag सॉलिड के फॉर्म में। और क्लोराइड और OH माइनस में से किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो क्लोराइड का होगा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ क्लोरीन गैस के फॉर्म में निकल जाएगी। क्या pH में कोई चेंज आएगा, तो इस बार ना तो H प्लस आयन कम ज़्यादा हो रहा है, ना OH माइनस हो रहा है, तो pH में कोई चेंज नहीं आएगा, pH रिमेन सेम, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 के अंदर मुझे पता है H2SO4 में एक तो H प्लस मिलेगा आपको, एक सल्फेट -2 आयन मिलेगा, ये तो मिला। इसका मतलब क्या, पानी है उसमें, तो पानी के अंदर, पानी का मतलब क्या है, H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया, तो दो बार H प्लस लिखने की जरूरत थोड़ी है, अब कहीं से भी मिले H प्लस तो आयन तो एक ही है, और एक साथ में एनायन एक लिख देता हूँ मैं, OH माइनस। अब कैथोड पे कैटायन जाएगा तो मुझे वो तो फिक्स हो गया, एक ही कैटायन है तो कंपटीशन है ही नहीं, तो जाना हाइड्रोजन H प्लस को, इसका रिडक्शन होगा तो H2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा ये। हाँ, एनायन के लिए दो आ गए मेरे पास, OH माइनस और सल्फेट, तो एनोड पे एनायन जाएगा, और एनायन वो जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो मैंने बोला सल्फेट तो वैसे भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, सल्फर तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। OH माइनस का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनाता है, O2 गैस बनाता है। देखिए याद रखिएगा, रिएक्शन में अभी लिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसके लिए परेशान मत होना। अब pH की अगर हम बात करें, ठीक है, pH की हम बात करें तो यहाँ से भी देखोगे तो ठीक है, H प्लस आयन H2 में कन्वर्ट हो रहा है, दो चाहिए होंगे। इसी तरीके से OH माइनस O2 में कन्वर्ट होगा तो इसके भी दो मोल चाहिए होंगे, या दो मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, इसके भी दो चाहिए होंगे। तो सेम अमाउंट में H प्लस और OH माइनस कम हो रहे, तो जब सेम अमाउंट में कम हो रहे तो जितना H प्लस कम हो उतना OH माइनस। फॉर एग्जाम्पल 100 H प्लस और OH माइनस थे, तो 10 H प्लस कम हुए तो 10 ही OH माइनस कम हुए, तो अल्टीमेटली pH में तो कोई चेंज नहीं आया, सेम नंबर ऑफ pH है, कोई कम ज़्यादा तो हुआ नहीं, तो यहाँ पर pH रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। भले इसमें H प्लस OH माइनस के आयन की कंसंट्रेशन चेंज होगी लेकिन pH में कोई चेंज नहीं मिलेगा। और लास्ट, अगर जैसे आपको H2 दे दिया, H2 और सिर्फ पानी का आप क्या करने लगे, पानी, सिर्फ अकेले पानी का ही आप क्या करने लगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करने लगे, तो हमें पता है कि आयन तो दो ही मिलेंगे इसमें, एक तो H प्लस और एक OH माइनस। फिर से सेम यही होगा कि कैटायन एक है तो उसका क्या होगा, कैटायन का यहाँ पे रिडक्शन होगा हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, और एनायन का ऑक्सीडेशन होगा O2 के फॉर्म में, और सेम नंबर ऑफ आयन कम होंगे तो यहाँ पर सेम रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने टेबल के फॉर्म में एक साथ करवा दिया ताकि प्रैक्टिस भी होगी, थोड़ा आपको समझ में भी आएगा और रिलेट भी कर पाओगे किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें और इसको फाइनली कॉपी करिए। चलिए, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या करा, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है उसको समझा है, और इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड और कैथोड पे किस तरह के रिएक्शन होती है उसको हमने देखा।
अगर एक से ज़्यादा कैटायन और एक से ज़्यादा एनायन आ जाता है तो उस केस में किस कैटायन का रिडक्शन और किस एनायन का ऑक्सीडेशन होगा, उनसे रिलेटेड हमने बात करी है। तो सिंपल सा रूल ध्यान रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, अगर जो सीरीज में ऊपर आ रहा है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज कहाँ पर होता है, एनोड पे, तो वो एनायन ऑक्सीडाइज होगा। जो सीरीज के अंदर नीचे आ रहा है उसका रिडक्शन पहले होगा। रिडक्शन पहले क्यों होगा, क्योंकि कैथोड पे कौन जाता है, कैटायन, उसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो पहले रिड्यूस होगा, और रिडक्शन उस एलिमेंट का ज़्यादा होगा जो ईसीएस में नीचे की साइड होगा, क्योंकि वहाँ रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। सिंपल सा रूल। उसके अलावा भी काफ़ी पॉइंट मैंने लिखाए थे कि एनोड कैसा इनर्ट होना चाहिए, अगर इनर्ट नहीं हो मेटल का होगा तो पहले वो ऑक्सीडाइज होगा। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें लेक्चर में यहाँ तक जो हमने एग्जाम्पल्स करे इनको ध्यान से देखें और समझ लें। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।